अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल आज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस की क्यूरेटिव रिव्यू थी, आज उसकी चैम्बर जो है वो समाअत करेंगे। उस समाअत का क्या मुतवक्के फैसला हो सकता है, आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से ये जो एक फैसला दिया गया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उसमें जो उनकी बेसिक अजम्पशन है उसमें एक बड़ा झोल है, और ये झोल जो है आने वाले दिनों में उनके लिए जो है वो मुश्किलात भी पैदा कर सकता है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे कि वो झोल है क्या। जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे कि ये जो अदालतों की तरफ से पीटीआई को एक ही आइन के आर्टिकल के तहत दो मुख्तलिफ फैसले उन्हीं के हक में दिए गए हैं, वो कौन सा आइन का आर्टिकल है और कैसे अदालतों की तरफ से उनको जो है रिलीफ दिया जा रहा है, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो चीफ जस्टिस साहब जो है वो अब रेफरेंस की जो क्यूरेटिव रिव्यू थी जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ, हुकूमत ने, आपको याद होगा कि ये पिछले कुछ दिन पहले कैबिनेट ने ये फैसला किया कि हम ये जो है विड्रॉ कर रहे हैं, जो क्यूरेटिव रिव्यू थी जो कि पीटीआई दौर में दायर की गई थी जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ, जो 10 रुकनी बेंच की तरफ से फैसला दिया गया था उसके खिलाफ। तो अब सुबह उसके ऊपर क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं, जो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस दायर किया गया था पीटीआई हुकूमत की तरफ से, जो सदर आरिफ अलवी साहब ने, क्योंकि आर्टिकल 209 के तहत सदर ही जो है वो किसी उसके खिलाफ, जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकता है। तो जब सदर की तरफ से ये रेफरेंस दायर किया गया था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जब इसको टेकअप किया, तो उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इसको चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जो है वो लार्जर बेंच बनाया गया 10 रुकनी। जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल, उन्होंने जो है इसकी सरबराही की, इस 10 रुकनी बेंच की। जबकि उसके साथ साथ जो दीगर जज साहबान थे उस 10 रुकनी बेंच में, उसमें जो है जो दूसरे नंबर पे जज थे जस्टिस मकबूल बाकिर साहब थे। उसके साथ साथ जो है वो जस्टिस मजहर आलम मियाँ खैल साहब थे, जस्टिस सजाद अली शाह साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उसके साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, और उसके साथ साथ जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस फैसल अरब साहब। ये 10 जज साहबान थे जिन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस के हवाले से उन्होंने वो पटिशन दायर की थी, उसकी समाअत की। ये 10 रुकनी बेंच ने जब अपना फैसला दिया, उसमें 7-3 की रेशो से ये जो काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस जो था वो तो खारिज हो गया, लेकिन उसमें जो इन 10 जज साहबान थी इनकी राय मुख्तलिफ थी। 7 जजेस जो थे उन्होंने ये जो रेफर किया मामला काजी फायज ईसा साहब की जो फैमिली के टैक्स के जो हवाले से जो मैटर थे, वो एफबीआर को, कि एफबीआर इसके ऊपर तहकीकात करे और तमाम जो इनके टैक्स के रिलेटेड जो मामलात हैं उसके ऊपर पूरी तहकीकात करके छानबीन करे। जबकि 3 जज साहबान थे जिन्होंने इन 7 जजेस से इख्तलाफ किया। उन जो 3 जज साहबान ने इख्तलाफ किया उसमें जस्टिस मकबूल बाकिर साहब थे, उसके साथ साथ जस्टिस याह्या अफरीदी और साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह। इन 3 जज साहबान ने कहा कि उनके मुताबिक ये रेफरेंस ही नहीं बनता, तो जब रेफरेंस नहीं बनता तो फिर उनकी जो है वो एफबीआर के तहत छानबीन, और ये उसका फिर मकसद ही नहीं है। तो बहरहाल ये उसके खिलाफ ये जब फैसला आ गया तो उसके खिलाफ जो पीटीआई की हुकूमत थी उन्होंने रिव्यू दायर की कि इसका जो है फैसले के खिलाफ। तो वो रिव्यू जो है पहले रजिस्ट्रार ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, उसके ऊपर एतराज़ लगा दिए थे, उसके बाद दोबारा इन्होंने वो किया। तो ये जो है वो तब से पीटीआई के दौर से ही रिव्यू जो थी वो पेंडिंग थी। अब जो है हुकूमत ने पिछले कुछ दिन पहले जो है वो इसका फैसला किया कि हम इसका जो है वो हम वापस करते हैं, ये रिव्यू जो है विड्रॉ करते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब, आपको पता है कि ये जो अभी जजेस के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो अभी हालिया दिनों में कुछ फैसले दिए, फिर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एक लार्जर बेंच बना के वो फैसले ख़त्म कर दिए गए। तो अब मसला ये है कि ये जो रिव्यू के हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने टेकअप किया है, तो इसकी ऑप्शंस क्या हैं चीफ जस्टिस साहब के पास। दो इसके हवाले से ऑप्शन है। जो पहली ऑप्शन है वो ये होती है कि रिव्यू जो है वो होता, तो ये नॉर्मली यही नॉर्मल जो प्रैक्टिस है वो ये है कि जो जज साहबान ने फैसला पहले दिया है वही जो बेंच है वही उसका जो है वो दोबारा से रिव्यू सुनेगा। लेकिन उसमें एक ये है कि अगर वो कोई उनमें से कोई जज रिटायर हो गया है तो फिर उसकी जगह पे आप ऐड कर सकते हैं। अब जो ये जस्टिस काजी फायद ईसा के रेफरेंस के हवाले से ये जो फैसला था 10 रुकनी, उसमें से 6 जज साहबान जो है वो रिटायर हो चुके हैं। 4 इस टाइम जो है वो जज सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सिटिंग जजेस में हैं, जो उस टाइम भी 10 रुकनी लार्जर बेंच में थे।
وہ जो 4 लार्जर बेंच में अभी मौजूदा हैं, उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, उसके साथ-साथ जो दूसरे नंबर पे जो सीनियरिटी की लिस्ट में आते हैं, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। तीसरे नंबर पे जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर और चौथे नंबर पे जस्टिस याह्या अफरीदी। अब ये जो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, उन्होंने अपने पहले फैसले में भी कहा था कि काजी फायज ईसा के खिलाफ जो उनकी फैमिली के खिलाफ एफबीआर तहकीकात करे इनके जो टैक्स से रिलेटेड मैटर थे, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी ने इससे डाइसेंट किया था। अब अगर ये चीफ जस्टिस साहब ने तो ये फुली सोच लिया है कि अब टेक ऑन करना है ये जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब है, या इनको आप बिल्कुल जो है ना हमने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे रहने ही नहीं देना, तो उसका फिर ऑप्शन ये हो सकती है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो उसका एक दोबारा से बेंच बनाएंगे रिव्यू के हवाले से 10 रुकनी, क्योंकि 10 से कम वाला जो फिर रिव्यू जो है इनके लिए मसाइल नहीं हो सकता। तो 10 रुकनी अगर बेंच बनाएंगे तो उसमें ये जो 4 जज साहबान हैं ये तो ऑटोमेटिकली बैठेंगे। उसके बाद जो 6 जज साहबान इन्होंने मजीद ऐड करने होंगे इस दोबारा से रिव्यू करने के हवाले से, वो कौन से जज होते हैं। ये तो उस केस में है कि अगर चीफ जस्टिस साहब ने ये अब सोच लिया है कि टेक ऑन करना है और हुकूमत को भी टफ टाइम देना है, और साथ साथ जो उनके मुखालिफ जज जो मुखालिफ नजरिया रखने वाले या जो समझते हैं कि ये इनके मुखालिफ जज हैं, तो उनको सबक सिखाने के लिए फिर ये 10 रुकनी जो है बेंच बनाएंगे। तो उसमें हो सकता है कि ये वो 6 जज वो ही डाल सकते हैं जो उन्होंने पिछले दिनों काजी फायज ईसा साहब का जो फैसला था वो खत्म कराने के लिए एक बेंच बनाया था। तो ये अब कल ये फैसला हो जाएगा कि चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। आपको मैं ये बताता चलूँ, और जो दूसरा इसकी ऑप्शन हो सकती है वो ये हो सकती है कि इन्होंने टेकअप इसलिए किया है इन चैम्बर के, शायद हो सकता है कि वो गुडविल जेस्चर देना चाह रहे हो जो अपने ये जो साथी जज साहबान हैं जिनके आपस में अब इख्तलाफात पब्लिक हो चुके हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ये भी कर सकते हैं कि ये जो हुकूमत को अलाउ कर दें विड्रॉ करने के लिए इन चैम्बर बुला के कि आप ठीक है विड्रॉ कर लें। तो इससे ये है कि शायद वो एक गुडविल जेस्चर के तौर पे जो जिन जजेस साहबान के साथ इनके जो है वो कंसर्न्स चले आ रहे हैं, या तो वो उनके जो है ना एक अच्छा बामी जो है एक फ़ज़ा पैदा कर रहे हैं कि वो अपने जज साहबान को अब दोबारा से उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। क्योंकि बहरहाल चीफ जस्टिस साहब के अब जो है सिर्फ़ 5 महीने से कम या थोड़ा-सा ज़्यादा वक़्त रह गया है चीफ जस्टिस साहब का, तो वो आने वाले दिनों में, क्योंकि उनको ये भी मालूम है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने चीफ जस्टिस बनना है, कहीं वो उनके लिए जो है वो मुश्किलात पैदा ना कर सके, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये जो जज हज़रात हैं इनकी पेंशन भी बड़ी हैवी होती है, और फिर इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें फिर ये अपने जाने से पहले शायद कोई एक अच्छी लेगेसी छोड़ना चाहते हों, इस वजह से उन्होंने वो किया हो। ये दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं, लेकिन मेरे नज़दीक जो है वो इन दोनों में से कोई भी वो कर सकते हैं। अगर तो इन्होंने टेक ऑन करने का फैसला कर लिया तो फिर वो 6 जज जो है अपने हामी जो जजेस हैं या हम ख्याल जजेस हैं उनको बिठा के इनको टफ टाइम भी दे सकते हैं। आपको मैं बताता चलूँ, अगर इसी तरह की एक हिस्ट्री जो 96-97 में जैसे सजाद अली शाह साहब का, तो ये तो आपको पता है कि जो उस टाइम नून लीग की हुकूमत थी उनके साथ इख्तलाफात इतनी शिद्दत अख्तियार कर गए थे, जिसके बाद आपने देखा होगा कि मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला की जो फुटेजेस देखते रहे हैं, इसी तरह का ही एक हुकूमत ने उस टाइम रिव्यू का सुप्रीम उस टाइम जो है फेडरल शरीयत कोर्ट ने फैसला दिया था कि सूद को हराम करार देने का। तो उसके ऊपर जो प्राइवेट बैंक्स थे उन्होंने जो है वो स्टे ले लिया, और उसके बाद हुकूमत ने रिव्यू किया। तो उस टाइम जब हुकूमत ने इसको करने के लिए जस्टिस उस टाइम सजाद अली शाह साहब थे, उन्होंने इजाज़त नहीं दी वो जो विड्रॉ करने के हवाले से वो जो केस था। तो ये जो उस टाइम जो हालात चलते रहे, जजेस के आपस में जो इख्तलाफात दरमियान में थे, और उसके साथ-साथ जो है हुकूमत और चीफ जस्टिस की जो टसल थी, जो पावर गेम चल रही थी, बिल्कुल उसका रीकैप जो है अब मौजूदा इस जो चीफ जस्टिस के दौर में और मौजूदा हुकूमत भी फिर वही मुस्लिम लीग नून के जो सरबराही में जो इत्तेहादी हुकूमतों जमातों की है। तो ये जो रीकैप तो वही है कि जजेस के दरमियान इख्तलाफात भी उसी तरह हैं, और उसके साथ-साथ जो है वो चीफ जस्टिस और जो हुकूमत के दरमियान जो आपने भी देखा है कि पिछले कुछ अरसे से जो ये जो तसादुम है या टकराव है वो बिल्कुल उसी तरह का मंजरनामा पेश कर रहा है। उस टाइम जो है वो खसारे में तो आप सबको पता है कि वो चीफ जस्टिस ही रहे थे। अब क्या होता है ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं जो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने ये जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के हवाले से, कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का जब हुकूमत की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हो गया कि आप जो है वहाँ से उसका ख़त्म हो गया बतौर रजिस्ट्रार के, और विद इमीडिएट जो इफ़ेक्ट है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को रिपोर्ट करें, तो उसके बाद उन्होंने
चीफ जस्टिस की तरफ से ये जो 6 रुकनी बेंच बनाया गया था उसके रोस्टर का कैसे इन्होंने इसके ऊपर बतौर रजिस्ट्रार दस्तखत किए जब उनको रिमूव कर दिया गया था हुकूमत की तरफ से। अब ये जो जस्टिस इसके बाद ये जो फैसला था, मैंने काफ़ी सारे लीगल एक्सपर्ट से, खासतौर पे जो रिटायर्ड जज हजरात हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे बात की, और उसके साथ साथ जो सीनियर जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे उनके साथ भी बात की कि ये प्रोसीजर क्या होता है कि अगर हुकूमत जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन अगर किसी ऑफिसर को वापस बुला लेती है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो उस हवाले से ये जो जितनी भी मेरी इन लोगों से बात हुई वो कहते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की ये जो बेसिक अजम्पशन है ये यहाँ पे इनका ये गलत है, क्योंकि ये जो एक डेप्यूटेशन का है, ये जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि इसमें पार्टाइट जो है वो एग्रीमेंट होता है, यानी कि जो डेप्यूटेशन पे जा रहा है कोई ऑफिसर तो उसमें 3 पार्टीज होती हैं। एक वो होता है कि जो ऑफिसर जा रहा है तो वो एक पार्टी होती है, दूसरा जो होता है जो जिस महकमे में जा रहा है वो एक्सेप्ट जो करने वाले हैं वो, और तीसरा जो है हुकूमत की तरफ से जो है वो भी। तो ये 3 जो पार्टीज़ होती हैं किसी भी डेप्यूटेशन के मामले में, इन तीनों की रज़ामंदी लाज़मी होती है। मतलब कि अगर मेरा लेट्स सपोज़ हुकूमत ने जो है वो डेप्यूटेशन पे मुझे भेजना है सुप्रीम कोर्ट में बतौर रजिस्ट्रार के, तो उसमें जो पहला है वो मेरी रज़ामंदी शामिल होनी चाहिए कि मैं राज़ी हूँ जाने के लिए। दूसरे नंबर पे जो रज़ामंदी है वो जो एक्सेप्ट करने वाले हैं जो रजिस्ट्रार हैं उनकी भी सुप्रीम कोर्ट के जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है यानी चीफ जस्टिस हैं उनकी भी रजामंदी शामिल होनी चाहिए कि वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे बतौर रजिस्ट्रार के, और तीसरा जो है वो हुकूमत की तरफ से होता है। तो ये तीन अगर तीनों की रजामंदी ना हो तो तब तक कोई डेप्यूटेशन पे ना जा सकता है ना ही वापस बुला सकते हैं। अब जो जितने भी ऑफिसर्स के इस हवाले से नोटिफिकेशन इशू होते हैं ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के, वो तब तक ऑफिसर जो है ऑन ड्यूटी कंसीडर किया जाता है जब तक कि वो फॉर्मली रिलिंक्विश ना कर ले अपनी जो चार्ज है, या फिर कोई अगर एज्यूम कर रहा है कोई नई जगह पे जा रहा है तो जब तक वो एज्यूम नहीं करता उस टाइम तक वो जवाबदेह नहीं होता। तो रजिस्ट्रार के मामले में उसने फॉर्मली जो है वो रिलिंक्विश नहीं किया था बतौर रजिस्ट्रार के, हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था लेकिन उसने अपना जो ओहदा जो रजिस्ट्रार का ओहदा था वो छोड़ा नहीं था। इस बुनियाद के ऊपर जो है वो रजिस्ट्रार जो है वो कंसीडर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ही। जितने भी मेरी इन एक्सपर्ट से बात हुई वो ये कहते हैं कि ये जो रजिस्ट्रार के हवाले से काजी फायज ईसा साहब का ये जो फैसला है इसमें झोल है, क्योंकि उसमें जो अगर रजिस्ट्रार ने छोड़ना भी था ओहदा तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है यानी चीफ जस्टिस साहब उसकी तरफ से भी बाकायदा परमिशन या उसको रिलिंक्विश करने के हवाले से बाकायदा अप्रूवल होनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से वो अप्रूवल नहीं दी गई थी, तो वो रजिस्ट्रार ही कंसीडर होंगे, इसलिए काजी फायज ईसा साहब का जो फैसला है उसमें झोल है। अब बात करते हैं जो तीसरा पॉइंट है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन पंजाब में कराने के अहकामात जारी किए गए हैं। आपको याद होगा कि ये आइन का आर्टिकल 224 है, उसके तहत 90 रोज में इलेक्शन कराने के हवाले से अहकामात हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो आइन का आर्टिकल 224 पे ही अमल कराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर जो है इलेक्शन कराए जाएं। अब इसी ही आइन के आर्टिकल 224 में जो है वो मजीद आगे ये भी है कि जितने भी बाय इलेक्शंस होंगे यानी ज़िमनी जो इंतखाबात हैं वो भी इसी हवाले से इसी आइन के आर्टिकल 224 में दर्ज है कि 60 दिनों में बाय इलेक्शंस कराने लाजमी हैं। पीटीआई की तरफ से जब ये इन्होंने रेजिग्नेशन दिए उसके बाद स्पीकर ने मंजूर कर लिया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी मंजूर करने के बाद बाय इलेक्शन का ऐलान कर दिया खैबर पख्तूनख्वा में कि ये जो जितने भी पीटीआई के एमएनए छोड़ के गए थे अपने जो हलके हैं बतौर मेंबर कौमी असम्बली के, वहाँ पे बाई इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया कि यहाँ पे इन इन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हों। अब वो चैलेंज हो गया और उसके पेशावर हाई कोर्ट ने अभी 3 मार्च को फैसला दिया है कि वो जो बाई इलेक्शंस हैं वो अभी नहीं हो सकते, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो अदालतें हैं उसी आइन के आर्टिकल के तहत ये हुक्म दे रहे हैं कि हम आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते इसलिए 90 दिनों में इलेक्शन कराएं, जबकि इन्हीं आला अदालतों की तरफ से उसी आर्टिकल की वायलेशन करते हुए बाई इलेक्शंस रोक दिए गए हैं। दोनों सूरतों में जो है वो पीटीआई को फ़ायदा दिया गया है। एक में इलेक्शन कराने के हवाले से पीटीआई का फ़ायदा था तो उसी आइन के आर्टिकल के तहत उनको फ़ायदे के तहत तौर पे जो है इलेक्शन कराने के अहकाम जारी कर दिए गए, जबकि ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पीटीआई रजामंद नहीं थी, तो उसी आइन के आर्टिकल को वायलेट करते हुए अदालतों ने वो ज़िमनी जो इंतखाबात थे वो मौखर कर दिए।
یہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ آئین پاکستان جو ہے وہ ایک جو اسی کی ایک ہی آرٹیکل کی جو ہے وہ متضاد فیصلے دیے جا رہے ہیں؟ کیا آئین پاکستان کا یہ جو 90 دن والا الیکشن جو ہے وہ تو اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن جو 60 دنوں میں بائی الیکشنز والا ہے کیا وہ کسی اور ملک میں جا کے اس کا جو ہے امپلیمنٹیشن کرائیں گے؟ یا ایسا کیوں عدالتوں کی طرف سے جو دوہرا معیار ہے یا سلیکٹو جو جسٹس ہے وہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہی وہ وجہ ہے کہ لوگ جو عدالتوں کے اوپر ان کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو عدالتوں کو چاہیے کہ اگر وہ واقعی آئین اور قانون کی جو ہے وہ پاسداری چاہتے ہیں تو وہ پھر آئین کی جو ہے وہ یکساں طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن کریں اور ایک جیسا ہے جو ہے قانون اور انصاف کا جو معیار ہے وہ مقرر کریں۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔